हमने नोड जेएस स्टार्ट करना है कि हम अपनी कस्टम एपीआईज कैसे बना सकते हैं। जैसे अभी हमने रिसेंटली डमी जेसन की एपीआई यूज़ की, या बहुत सारी और भी हमने एक दो एपीआई यूज़ की थी, गिटहब की एपीआई यूज़ की। फिर हमने सर्वलेस आर्किटेक्चर देखा कि उसके थ्रू आप जो है ना वो बगैर एपीआईज के भी फ्रंट एंड से कोड फायरबेस डीबी के अंदर सेव भी कर सकते हैं, रीड राइट। उसका फिर हमने एसडीके यूज़ किया, फायरबेस का एसडीके, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करके उसके फिर फंक्शन बने बनाए थे, यानी डॉक्यूमेंट को ऐड करने का फंक्शन, डिलीट करने का फंक्शन, अपडेट करने का फंक्शन, वो चीज़ें हो रही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम सर्वरलेस आर्किटेक्चर ना यूज़ करें और हम अपना प्रॉपर जो है वो सर्वर बनाएं, तो प्रॉपर सर्वर बनाने के लिए फिर जो है वो हमें कुछ चीज़ें जो है वहाँ पे करनी पड़ती हैं। तो कुछ चीज़ों में जैसा कि हमें जो है वो हमें बैकएंड के ऊपर जब हमें पता नहीं, हम दो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 3 लेयर आर्किटेक्चर्स पे काम करता है। एक फ्रंट एंड होता है एप्लीकेशन, एक बैकएंड होती है और एक डेटाबेस होती है। 3 लेयर्स आर्किटेक्चर्स पे हम नॉर्मली काम करते हैं। फ्रंट एंड का कोड हमने रिएक्ट जेएस में भी करके देखा है, फिर रिएक्ट नेटिव एक्सपो वगैरह में करके देखा है, और बैकएंड का कोड जो है हमने उसमें एपीएस जो है वो बनाए, एपीएस बनी बनाई यूज़ की, एपीओ की नहीं। और थर्ड जो है वो डेटाबेस का आर्किटेक्चर है। तो अभी जो आज से हम शुरू करेंगे वो है कि हम किस तरह से बैकएंड की एपीएस जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, बैकएंड की एपीएस बनाने के लिए बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, जिसमें फ्रंट एंड लिखने के लिए ना बहुत सारे डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, वेबसाइट जिससे बनती हैं। इसी तरह बैकएंड की एपीएस बनाने की बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। नोड जेएस उसमें से एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप बैकएंड की एपीएस बनाते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि और हम नोड ही यूज़ क्यों करेंगे, उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो लैंग्वेज स्टैक है ना, यानी जिसमें हम कोडिंग करते हैं, वो जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट है। तो नोड जेएस का जो इकोसिस्टम है, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट है, नोड जेएस जावास्क्रिप्ट है और टाइपस्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, तो उसका बेनिफिट हमें ये होगा कि हमारा लैंग्वेज बदलेगी नहीं, लैंग्वेज हमारी सेम रहेगी, और स्टिल हम उस सेम लैंग्वेज में रह के अपनी बैकएंड की एपीआई बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में एपीआईज बन जाती हैं, जैसे पीएचपी में बन जाती है, जैसे जो है वो पाइथन के अंदर फास्ट एपीआई, फ्लास्क सर्वर, जेंगो, उनमें भी एपीआईज बन जाती हैं। फिर रस्ट लैंग्वेज में भी एपीआईज बन जाती हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सब में ही बैकएंड की एपीआईज जो हैं वो बन सकती हैं। और हर एक जो ज़्यादातर जो वेब एप्लीकेशंस की हम एपीआईज बनाते हैं, उसमें हम नोड.जेएस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अ, अब पाइथन की एपीआईज भी काफ़ी ट्रेंड पे हैं, क्योंकि एआई काफ़ी ट्रेंड पे है, तो उसकी वजह से बैकएंड जो है वो पाइथन में बनाने का भी ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, फ्लास्क फास्ट एपीआई। लेकिन अगर आप नोड.जेएस में एपीआईज बनानी सीख जाते हो, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि एपीआईज क्या होती हैं, एपीआईज कैसे बिल्ड होती हैं, सो ऑन। तो फिर आप उसको किसी भी लैंग्वेज में करने हैं तो इतना चैलेंजेस नहीं रहा, कि सिंटेक्स ही डिफरेंट, और सिंटेक्स भी अब थ्रू एआई जो है वो आसानी से हो सकता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन मेन बात है कि आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि एपीआई जो है वो कैसे बनती हैं। अच्छा, अब एपीआई बनाने के लिए हमने नोड.जेएस का इंतखाब किया है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो जावास्क्रिप्ट का होना है, कि हम चाहते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट स्टैक में ही रहें। हमें एक नई लैंग्वेज, जैसे हम पाइथन में भी एपीआई बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पाइथन सीखना पड़ेगा। तो हमें पाइथन सीखे बगैर या कोई भी बैकएंड का अदर टेक्नोलॉजी सीखे बगैर अगर हमें एपीआई बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, तो हमें उसी में एपीआई बनानी चाहिए। लेकिन आल्थो हमें अगर एपीएस का कंसेप्ट बेसिक समझ में आ जाता है, तो फिर हम आसानी से अदर लैंग्वेजेस के अंदर भी एपीएस बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन स्टिल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड के अंदर, जो सबसे ज़्यादा फास्ट भी हैं और ट्रेंडी भी हैं, वो नोड.जेएस की एपीआईज ही हैं अभी भी मार्केट के अंदर, जो वेब प्रोजेक्ट्स में चल रही हैं। लेकिन जहाँ पे एआई का इस्तेमाल आता है, चूँकि पाइथन एआई के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है, तो वहाँ पे फिर पाइथन की एपीआईज भी चल रही हैं।
तो हमें, अगर आप थोड़ा सा फोकस करो और थ्रू एआई यूज़ करो, तो हम नोड में भी एपीएस बनाना सीख सकते हैं और पाइथन में भी एपीएस बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोई खास मेजर डिफरेंस नहीं है। एपीएस लेवल के कंसेप्ट सेम है, डाटा बेस भी दोनों में सेम ही यूज होती है, तो डाटा बेस भी सेम है और एपीआई भी सेम। डेटाबेस दो तरह की ट्रेंड के अंदर है, मैंने आपको बताया हुआ पहले भी, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर पोस्टग्रेस एसक्यूएल सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे है, और नो एसक्यूएल के अंदर मोंगोडीबी। मोंगोडीबी, और अगर आप सर्वरलेस काम कर रहे हो तो उसमें भी फायरबेस फायरस्टोर जो हमने यूज़ किया वो भी चल रहा है। और अगर आप पोस्टग्रेस एसक्यूएल में सर्वरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाह रहे हो तो फिर हमारे पास जो है वो सुपरबेस भी ऑप्शन है, जैसे फायरबेस है ऐसे सुपरबेस। तो सुपरबेस के अंदर जो है वो पोस्टग्रेस है, और फायरबेस के अंदर, यानी सुपरबेस के अंदर एसक्यूएल है और फायरबेस के अंदर नो एसक्यूएल। सही है, तो दोनों की सर्वरलेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। अगर आप सर्वर यानी एपीआई अपनी बनाते हो खुद से, तो उसके लिए फिर हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी है? अगर हम एपीआई अपनी बनाते हैं तो फिर हम नोड जेएस का इस्तेमाल करेंगे, और उसके अंदर डाटाबेसेस जो हम लगाएंगे वो दो तरह के लगाएंगे। एक अगर एसक्यूएल की लगानी है तो पोस्टग्रेस एसक्यूएल, और अगर नो एसक्यूएल की लगानी है तो मोंगोडीबी। और इसी तरह अगर आप पाइथन में एपीआई बनाते हो तो फास्ट एपीआई भी बनेगी, जैसे नोड जेएस है तो वहाँ पे फास्ट एपीआई भी बन जाएगी। और डाटाबेसेस सेम है, अगर आपने एसक्यूएल लगानी है तो पोस्टग्रेस एसक्यूएल, अगर नो एसक्यूएल लगानी है तो मोंगोडीबी। तो वो पाइथन में भी सेम है और वो जावास्क्रिप्ट में भी सेम ही है, यानी नोड जेएस और फास्ट एपीआई में डेटाबेसेस का कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, सारे ही सेम है बल्कि। और जस्ट जो है वो सिंटैक्स चेंज होगा, बाकी ऑलमोस्ट लॉजिक्स जो हैं वो सेम। तो नोड जेएस हम यूज करेंगे एपीआई बनाने के लिए। अब एपीआई होती क्या है, वो कैसे बनती हैं, उनके ऊपर हम जाएंगे। एक एपीआई जब हम बना लेते हैं फिर उसको टेस्ट करने के लिए हम पोस्टमैन का सहारा लेते हैं, और उसको कॉल करने के लिए फ्रंट एंड से हम एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें हम कर रहे हैं ना यूज, कि जब हम एक एपीआई बना लेते हैं तो उस एपीआई को हम अगर फ्रंट एंड में यूज करना है तो हम एक्सिस के साथ कॉल करते हैं या फेच के साथ कॉल करते हैं। और फ्रंट एंड के अंदर एक्सपो में यूज करना है या रेक्ट में यूज करना है या नेक्स्ट में यूज करना है। और अगर हमने उसको फ्रंट एंड के साथ टेस्ट नहीं करना, यानी हमारे पास फ्रंट एंड अवेलेबल नहीं है, हम सिर्फ बैक एंड की एपीआई बना रहे हैं, तो फिर हम किस में टेस्ट करते हैं? पोस्टमैन में टेस्ट करते हैं। मैंने दिखाया था ना आपको पोस्टमैन का टूल भी, जिसके थ्रू एपीआई जो है वो टेस्ट होती है। जैसा कि हमने डमी जेसन की एपीआई यूज की थी ना, डमी जेसन में हमने कौन सी एपीआई यूज की थी? ये वाले। तो इसको पूरे यूआरएल को हम कॉपी अगर करें और पोस्टमैन में आए और इसको हिट करें तो यहाँ पे ये पूरी एपीआई का रिजल्ट, यानी एपीआई को कॉल किया और एपीआई का यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। अच्छा, इसको हम रेस्ट एपीआई बोलेंगे या नहीं? क्यों? ऐसी एपीआई जिसका रिस्पॉन्स जेसन में आता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट एपीआई। क्या बोलते हैं? रेस्ट। एपीआई का रिस्पॉन्स फाइल भी हो सकती है, एपीआई का रिस्पॉन्स एचटीएमएल भी हो सकती है, लेकिन उनको हम रेस्ट एपीआई नहीं बोलेंगे। तो ऐसी एपीआई जिनका रिस्पॉन्स जेसन में आता है उसको क्या कहते हैं? रेस्ट एपीआई। अच्छा, एक एपीआई है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं ये हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, एक एपीआई है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इसको यहाँ तक जो हमारी एक यूआरएल होता है ना, इसको हम बेस यूआरएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस यूआरएल। और इस फॉरवर्ड स्लैश को हम बोलते हैं राउट। क्या बोलते हैं? ये हमने फ्रंट एंड पे भी सीखा था।
ये हमारा बेस यूआरएल है और ये क्या है हमारा राउट है। अच्छा, एक तो ये चीज़ एपीआई में इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी एपीआई के अंदर सारी अब एक एपीआई आप बनाते हो, जैसे डमी जेसन में बहुत सारी एपीआई बनी हुई हैं, उस सब का जो होस्ट है यानी या जो उसका बेस यूआरएल है उन सब का वो सेम रहता है। जैसे डमी जेसन है ना फॉरवर्ड स्लैश पोस्ट, अगर हम इधर से कोई और भी चीज़ें देखते हैं जैसे प्रोडक्ट्स का देखते हैं, तो अगर आप उसमें भी देखोगे तो उसका जो होस्ट है वो क्या है, सेम है, उसका होस्ट चेंज नहीं होता। यहाँ पे आगे आप इसको भी कॉल करोगे इधर इस पे भी रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन अगर आप दोनों एपीआई में देखोगे जो बेस यूआरएल है वो क्या है, सेम। तो इसको हम होस्ट भी कहते हैं, एपीआई बेस यूआरएल भी बोलते हैं। तो वो एक सर्वर पे एक ही होता है। अब हर एपी एक दूसरे से उस सर्वर पे कैसे डिफरेंशिएट होती है, थ्रू राउट्स। थ्रू कैसे होती है, राउट्स। जैसे हमें प्रोडक्ट्स लेके आने हैं तो फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट्स, अगर हमने पोस्ट लेके आनी है तो फॉरवर्ड स्लैश, अगर हमने यूजर्स लेके आने हैं तो फॉरवर्ड स्लैश यूजर्स। यानी हर एक की अपनी अपनी एपीआई जो है वो अवेलेबल है, लेकिन उन सब में देखेंगे तो बेस यूआरएल क्या है, सेम। तो किसी भी एक एप्लीकेशन के अंदर जो उसका बेस यूआरएल होता है या उसका जो होस्ट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, अब उसका अगर बेस यूआरएल सेम होता है, एक एपीआई दूसरी एपीआई से डिफरेंशिएट भी कैसे होती है, थ्रू राउट्स। अच्छा, दो तरीके हैं कि एक एपीआई यानी एक एक सर्वर के अंदर यानी एक बेस यूआरएल के अंदर हजारों एपीआई हैं अगर, तो एक एपीआई दूसरी एपीआई से डिफरेंशिएट कैसे होती है कि ये दो अलग एपीआई हैं, एक राउट से और दूसरा उनके एचटीटीपी टाइप से। यानी ये गेट रिक्वेस्ट है या पोस्ट रिक्वेस्ट है या पुट रिक्वेस्ट है, पैच रिक्वेस्ट है, डिलीट रिक्वेस्ट है, ऐड रिक्वेस्ट है या ऑप्शंस रिक्वेस्ट है। तो एक एपीआई दूसरी एपीआई से इसकी इस बेस के ऊपर क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है। ये वाली एपीआई, ये वाली एपीआई, समझ रही है ना। तो इसकी बेस पे जो है वो एपीआई जो है वो डिफरेंशिएट होती है। तो पहले गेट पोस्ट पुट पैच और डिलीट की ये एपीआई हैं, ये सेपरेट सेपरेट चल रही हैं, तो इसको जो है हमें अलग से डील करना है या हमें यानी एक एपीआई प्रोडक्ट है, एक एपीआई का सेम राउट प्रोडक्ट हो सकता है। यानी ये एक एपीआई है, अगर मैं पोस्ट कर दूंगा ये दो एपीआई हो गई, जो राउट सेम है लेकिन मेथड टाइप क्या कर दी है, चेंज। एपीआई का मेथड पहले गेट था, अब क्या हो गया, पोस्ट। सेम राउट यानी अगर सेम गेट का मेथड है तो सेम इसी फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट से दो नहीं हो सकती एपीआई। यानी एक सर्वर में फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट गेट के मेथड के साथ दो एपीआई है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा तो एक अलग एपीआई बनेंगे ना। अब लेट्स सपोज एक एपीआई है गेट प्रोडक्ट्स, एक और एपीआई गेट प्रोडक्ट्स, उसका भी मेथड गेट है, उसका भी, वो दो तो नहीं हुई, तो वो फिर एक ही हो गए ना, क्योंकि सब कुछ तो सेम हो गया। तो एक एपीआई को दूसरी एपीआई से जो चीज डिफरेंस पैदा करती है वो क्या है, उसका एचटीटीपी मेथड और उसका राउट। बाकी बेस यूआरएल सबके अंदर क्या होता है, सेम होता है, बेस यूआरएल चेंज नहीं होता। समझ आई या नहीं आई। तो अगर कोई आपको बोले कि ये एक राउट है फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट और उसका बेस यूआरएल भी सेम है, तो इसी सेम राउट और सेम यूआरएल के साथ कितनी एपीआई हो सकती हैं, जितने मेथड है। मेथड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 मेथड है तो 7 ही एपीआई होंगी। सेम राउट, देखो बेस यूआरएल तो सबका क्या होगा, सेम होगा, राउट ही चेंज हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर राउट के साथ
7 डिफरेंट एपीआई फिर भी बन सकती हैं, समझ रहे हो? और लेकिन एक ही मेथड भी सेम है और राउट भी सेम है, उन दोनों मेथड सेम और दोनों मेथड दो सेम राउट और सेम मेथड के ऊपर दो एपीआईज नहीं बन सकते। समझे बात की नहीं? क्योंकि मेथड भी सेम है और उसकी एपीआई भी सेम है। अब जब हम अपनी एपीआई बनाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारा भी एक बेस यूआरएल होगा, एपीआई बेस यूआरएल, इस पे हमें रिक्वेस्ट करनी है, और फिर हम जितनी एपीआई बनानी है उतने क्या बनाएंगे, राउट्स बनाएंगे। फिर उस राउट के ऊपर आपने किस मेथड की रिक्वेस्ट लेनी है वो मेथड की टाइप भी डिफाइन करेंगे। समझ आई या नहीं? यानी एक पर्टिकुलर एपीआई को जब हम लिखते हैं उसमें कितनी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। बेस यूआरएल तो जब हम एक दफा एपीआई बना देंगे सबका सेम होगा, जब भी एपीआई बनाएंगे तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, क्या, उस एपीआई का राउट क्या है और इस एपीआई का मेथड क्या है, ये दो चीजें हमें मिलेंगी, बनी बनाई मिलेंगी। अच्छा, ये दो चीजें नहीं समझ आ गई आपको? ये दो चीजें हमें मिलेंगी। अब होगा क्या, यानी जब हम ये एपीआई एक बनाते हैं तो होता क्या है, होता ये है जब मैं इसके ऊपर गेट की रिक्वेस्ट पे मैंने ये हिट किए तो क्या होगा, हमारा रिक्वेस्ट जब मैंने इसके ऊपर हिट किया क्लाइंट साइड से, मैं कहां से हिट करूंगा, क्लाइंट साइड से हिट करूंगा टेक्निकली। तो तो ये समझो ये मेरे पास क्लाइंट है। अब मेरा इस वक्त क्लाइंट क्या है, पोस्टमैन। अच्छा, वो रिएक्ट भी हो सकता है, एक्सपो हो सकता है, आवाज हो सकती है उसमें। जब मैं यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा, यानी मैंने इस राउट पे रिक्वेस्ट जनरेट की है, तो होगा क्या, इस पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर, यानी इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट के ऊपर एक एचटीटीपी की रिक्वेस्ट होगी एचटीटीपी प्रोटोकॉल के साथ, और वो एक पर्टिकुलर सर्वर को फाइंड करेगी, ठीक है, और उस सर्वर में फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट्स के राउट्स को क्या करेगी, फाइंड करेगी। उसके अगेंस्ट क्या होगा, एक फंक्शन लिखा होगा, उस फंक्शन में आप जो मर्जी लॉजिक लिख सकते हो। यानी जब इस पर्टिकुलर राउट पे हिट होता है, इस पर्टिकुलर राउट पे हिट होगा, जैसे हमने यहाँ पे किया है, जैसे हिट हुआ, उसने पूरी दुनिया में उस होस्ट की बेस पे, इस होस्ट की बेस पे पूरी दुनिया की मशीन के सर्वर में से वो सर्वर को ढूंढा, उस सर्वर के अंदर जाके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को ढूंढा, राउट को ढूंढा, और उस राउट के अगेंस्ट जो फंक्शन लिखा हुआ उसको चलाया। अब उस फंक्शन में आपका जो दिल चाहे वो आप काम कर सकते हो, और जब वो फंक्शन चल जाता है तो आप वैल्यू रिटर्न करते हो, जो रिटर्न होता है वो हम क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स कहलाता है। क्या कहलाता है, रिस्पॉन्स। तो हुआ क्या होगा, इस पर्टिकुलर डमी जेसन डॉट कॉम के सर्वर के ऊपर फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट्स के राउट तक रिक्वेस्ट गई होगी, और जैसे गई होगी तो एक फंक्शन चला होगा, फंक्शन ने अपने रिटर्न के अंदर ये चीज क्या की होगी, रिटर्न कर दी होगी ये वैल्यू। जैसे जो भी फंक्शन रिटर्न करता है, यानी फॉरवर्ड स्लैश वाले राउट के अगेंस्ट जो फंक्शन चलता है, उस एपीआई के अगेंस्ट जो फंक्शन चलता है, तो उस फंक्शन में जो वैल्यू में रिटर्न होती है वो वैल्यू कहाँ पे आ जाती है, क्लाइंट पे आ जाती है। तो टेक्निकली क्या होगा, जैसे क्लाइंट इस पे रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर पे एक फंक्शन चलेगा, उस फंक्शन का जो भी रिटर्न होगा वो इसका रिस्पॉन्स कहलाएगा, और वो कहाँ पे आ जाएगा, क्लाइंट पे आ जाएगा। समझ आइए नहीं? तो इसका मतलब है अगर मेरे प्रोजेक्ट के अंदर 5 एपीआई हैं तो कितने बैकएंड पे फंक्शन होंगे, 5 फंक्शन होंगे। हर एपीआई का क्या होगा, एक फंक्शन होगा।
वो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वही वैल्यू मुझे कहां पे नजर आएगी, रिस्पॉन्स में नजर आएगी। जो भी वो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है वो हमारा एचटीटीपी में वो चीज क्या कहलाती है, रिस्पॉन्स कहलाती है। क्या कहलाती है, रिस्पॉन्स कहलाती है। अच्छा, अब हम अगर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, यहाँ मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, नोड जेएस। क्या बना लिया, नोड जेएस। अच्छा, नोड जेएस तो मैंने बना लिया और इसको मैं वीएस कोड में ओपन भी कर लेता हूँ। अभी एक एम्प्टी फोल्डर। अब नोड जेएस जो है ना वो हमें एपीआई जावास्क्रिप्ट को यूज करके एपीआई बनाने में हेल्प करता है। ऐसे ही है ना, इसको हम नोड जेएस सर्वर बोलते हैं। अब नोड जेएस सर्वर के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। क्या है, बहुत सारे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। अच्छा, वो फ्रेमवर्क जिस तरह जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड है तो उस पर कितने फ्रेमवर्क हैं, है ना? कौन कौन से, रिएक्ट, व्यू जेएस, एंगुलर जेएस, रिएक्ट नेटिव, कितने फ्रेमवर्क हैं, सब रिएक्ट फ्रंट एंड पे वो चलते हैं। इसी तरह बैकएंड नोड जेएस एक ब्राउजर टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। जो फ्रेमवर्क होगा तो क्या फायदा होगा, आसान हो जाएगा। रिएक्ट ना हो, काम मैनुअल करना पड़े तो गेट एलिमेंट बाय आईडी और ये वो करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा होता है। अगर ये चीज़ हो जाए तो उसका फायदा क्या होगा, आसानी हो जाएगी। और जब आसानी हो जाएगी तो फिर हमारा कोड भी करना आसान हो जाएगा। तो बहुत सारे नोड जेएस के फ्रेमवर्क हैं जो हमें एपीआई बनाने में हेल्प करते हैं। जिस तरह फ्रंट एंड पे बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, गैट्सबी है, नेक्स्ट.जेएस है, रिएक्ट.जेएस है। इस तरह बैकएंड के भी नोड के बहुत सारे डिफरेंट फ्रेमवर्क हैं, जैसे नेस्ट है, एक्सप्रेस.जेएस है, बहुत सारे डिफरेंट हैं। लेकिन हम जो यूज करेंगे वो क्या है, एक्सप्रेस.जेएस। एक्सप्रेस जिस तरह हम स्टैंडर्ड है ना रिएक्ट यूज करते हैं फ्रंट एंड पे, इसी तरह हम नोड का जो स्टैंडर्ड है हम वो कौन सा फ्रेमवर्क यूज करते हैं, एक्सप्रेस जेएस। समझे बात? अब हम एक्सप्रेस जेएस को यूज करेंगे ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, नीचे हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल वाले पे खोल दें। अब एक्चुअली ये नोड का ही कोड है, फ्रेमवर्क है तो बेस तो नोड ही है ना। एक्सप्रेस ने तो सारे वर्कफ्लो को क्या कर दिया, आसान कर दिया। अच्छा, ये एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है जो क्या कर रहा है, चीजें जो है वो रिटर्न कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं, सर्वर डॉट जेएस। उसमें कांस्टेंट, एक्सपायर, रिक्वायर और एक्सप्रेस। अच्छा, अब हमें टेक्निकली चूंकि हमने इसमें पैकेज एक्सप्रेस तो लाइब्रेरी है, हमने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना है तो इसका रिकॉर्ड किस में होना चाहिए, पैकेजेशन में। तो पहले हमें फिर क्या बनानी चाहिए, पैकेजेशन बनानी चाहिए। तो npm init हाइफन यस वो पैकेजेशन बना देगा। फिर मैं क्या करूंगा, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस जो है वो क्या हो जाएगी, इंस्टॉल। हाँ, नहीं, हमें खुद बनाना पड़ता है मैनुअली। रिएक्ट में तो खुद बन जाता है ना, अगर एआई को यूज करेंगे तो सारा कुछ बना देगा, लेकिन मैनुअली एक्चुअली हमें बनाना है। तो इसमें नोड मॉड्यूल में एक्सप्रेस बॉडी पार्सर बहुत सारी चीजें आ गई और पैकेजेशन आ गया, सर्वर जेएस आ गया। लेकिन हमारी फाइल तो यही है, खाली एक्सप्रेस वाली। तो एक्सप्रेस आ गया हमारे पास, ये एक लाइन है। ये क्या कर रही है, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को क्या कर रही है, रिक्वायर कर रही है। रिक्वायर जिस तरह हम फाइल रिक्वायर नहीं करते थे, ये उसी तरह है। ये सारा का सारा फोल्डर में से रिक्वायर करके किस में रख देती है, एक्सप्रेस में रख देती है। अच्छा, फिर अगली लाइन पे क्या है, एक्सप्रेस जो हमने लाइब्रेरी से लिया है उसका हमने क्या बना रही है, एक उसको कॉल किया फंक्शन को जो लाइब्रेरी से मिला और एक वेरिएबल बना लिया कॉल्ड एम।
फिर हमने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल ही है ना ये, तो कांस्टेंट है, उसका नाम क्या रखा, पोर्ट। टेक्निकली जो हमारा ये बेस यूआरएल है ना, ये वाला, ये दो चीजों पे मुश्तमिल होता है, एक आईपी और दूसरा पोर्ट। फिर ही मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई हुई है कि दुनिया में हर एक डिजिटल डिवाइस का क्या होता है, आईपी। जो हम सर्वर परचेज करेंगे तो उसका भी क्या होगा, आईपी। और उसके ऊपर जो एप्लीकेशन चलती है उसकी क्या होती है, पोर्ट। तो आईपी और पोर्ट दो चीज़ों की मदद से हमारी एप्लीकेशन चलती है। लेकिन डोमेन जो है ना वो आईपी और पोर्ट को हाइड कर देती है, जैसे domain.com। लेकिन इसके पीछे रियलिटी में क्या है, एक आईपी और एक पोर्ट। आईपी शो कर रही है कि कौन सा सर्वर है, और पोर्ट शो कर रही है कि उस सर्वर में कौन सी एप्लीकेशंस को आपने चलाना। सही है, तो वो पोर्ट हम डिफाइन करेंगे। फिर ये एक इसने काम किया है, ऐप डॉट गेट, इस ऐप डॉट गेट के अंदर दो चीजें हैं, दो पैरामीटर हैं। पहले पैरामीटर में राउट का नाम आता है, जैसे प्रोडक्ट्स। कितना आसान कर दिया, ऐप डॉट, ये क्या है, मेथड का टाइप। गेट अगर हमने पोस्ट करना है तो डॉट पोस्ट, अगर हमने डिलीट करना है डॉट डिलीट, तो हमने गेट ही करना था डॉट गेट। पहले पैरामीटर में ऐप डॉट गेट मेथड का नाम, पहले पैरामीटर में राउट का नाम, और दूसरे पैरामीटर में फंक्शन। मैंने बोला ना कि हर एपीआई के अगेंस्ट क्या चलता है, फंक्शन चलता है। उसके दो पैरामीटर खुद ही हो गए, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, कि हमने अगर रिस्पॉन्स डॉट जेसन लगा दिया तो क्या करेगा कि वो ये रिस्पॉन्स जो है वो जेसन रिस्पॉन्स सेंड कर देगा, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, एपीएस बना रहे हैं, जिस रेस्ट एपीएस बना रहे हैं। तो ये बन गया। अब ये समझो कि ये एक एपीआई बन चुकी है। एपीआई में हमें दो चीजें बतानी थी ना, कौन कौन सी, उसका मेथड टाइप क्या है और उसका राउट क्या है। तो ये मेथड टाइप आ गया, और पहले पैरामीटर में क्या आ गया, राउट का नाम आ गया, और दूसरे पैरामीटर में फंक्शन आ गया। अगर इस पर्टिकुलर एपीआई पे रिक्वेस्ट आती है, यानी गेट मेथड फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट्स और बेस यूआरएल जहां पे भी मेरा ये सर्वर चल रहा है वो, उस पर रिक्वेस्ट आती है, तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन चलेगा। और हमने उस फंक्शन में सिंपली क्या किया हुआ है, रिस्पॉन्स। इसमें हम कंसोल भी करा सकते हैं। समझ बात। और उसके अंदर हम प्रोडक्ट को भी चलो लॉक करा लेते हैं, रिक्वेस्ट को भी लॉक करा लेते हैं। फैचिंग प्रोडक्ट और साथ में रिक्वेस्ट। मैंने अभी नहीं हो रही ना, लेकिन रिक्वेस्ट भी हम यूज करेंगे मल्टीपल पर्पस के लिए। जैसे अगर डाटा आएगा पीछे से, तो उस डाटा को हैंडल करने के लिए हम रिक्वेस्ट का ही सहारा, वो रिक्वेस्ट में आएगा ना। और रिस्पॉन्स तो हमने रिस्पॉन्स भेजने के लिए यूज करना है। तो एक हमारी सिंपल सी एपीआई बन गई। अब हमने इस सर्वर को रन करना है, तो रन करने का ये कोड है, ऐप डॉट लिसन। इसके हैं दो पैरामीटर। पहला पैरामीटर में है पोर्ट, जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाया ना पोर्ट का, वो पहले पैरामीटर में आता है। और दूसरे पैरामीटर में फंक्शन है, और फंक्शन में हमने सिंपली कह दिया सर्वर इज लिसनिंग ऑन लोकल होस्ट पोर्ट, क्योंकि हमारा लोकल होस्ट पे लिसन करेगा तो उसमें हम रन कर लेंगे। अब इसको हम चलाते हैं, तो चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नोड स्पेस
नोड जेएस आपने इंस्टॉल करना है पहले, वो पहले ही होगा, npm हमने किया, नोड स्पेस सर्वर डॉट जेएस। वो क्या कह रहा है, सर्वर इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट 3000। अगर हम फ्रंट एंड भी चलाते हैं वो भी 3000 पे चलेगा तो एरर आएगा ना फिर, क्योंकि 3000 तो ऑलरेडी बिजी है। तो इसलिए हम नॉर्मली अपने सर्वर की पोर्ट को रखते हैं 5000 या 8000 स्टैंडर्ड में इसको, ताकि फ्रंट एंड भी अगर चलाना है तो 5000 पे चले। ठीक है, अब हमारा बेस यूआरएल क्या है, लोकल होस्ट कॉलन 5000, ये हमारा बेस यूआरएल है। इस यूआरएल के साथ हम कल को डोमेन अटैच कर देंगे तो वो हमारा होस्ट बन जाएगा, जिसमें डमी.json.com है, समझ बात। तो अब हमारा अभी के लिए तो क्या यूआरएल है, लोकल होस्ट 5000। अच्छा, लोकल होस्ट 5000 के ऊपर अगर मैं जाता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, कौन सी रिक्वेस्ट करनी है, गेट की, ठीक है, और साथ में मुझे क्या देना है, राउट। अगर मैं राउट गलत लिख देता हूँ तो वो क्या कहेगा, एरर कैन नॉट गेट, कि ये राउट ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो कौन सा राउट एग्जिस्ट करता है, प्रोडक्ट, अरे आईडी, नेम और प्राइस। ये डाटा कहाँ से आ रहा है, जो हमने ये रिस्पॉन्स में डाटा डाला है वही रिस्पॉन्स में डाटा मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है। तो आपको अब याद, आपको समझ आ रही होगी कि अगर वो डाटा हमें दे रहा है डमी जेसन, तो उसने सिंपली क्या किया होगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन और उसके अंदर अपनी जेसन रिटर्न कर दी। ना, अभी तो मैंने वैसे हार्ड कोड किया डाटा, लेकिन डाटा तो हमेशा डाटाबेस में सेव नहीं करते हम। तो इसका मतलब है कि ये डाटा यहाँ पे खुद नहीं आएगा, कहाँ से आएगा, डाटाबेस से आएगा। अभी तो मैं सिर्फ सिंपल रखने के लिए, तो टेक्निकली क्या होगा, जैसे रिक्वेस्ट आएगी तो हम डाटाबेस से डाटा जो है वो रिट्रीव करेंगे और जो डाटा आएगा वो डाटा फिर हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो एक्चुअली डाटा तो हमारे पास नहीं पड़ा होगा ना, वो कहाँ पे पड़ा होगा, डाटाबेस में। तो जब ये जब एपीआई कॉल होगी तो ये फंक्शन चलेगा, जैसे ये फंक्शन चलेगा तो फिर हम आगे डाटा कहाँ से लेंगे, डाटाबेस में से। डाटाबेस में से डाटा लेके हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन में वो डाटा डाल के रिटर्न। हाँ, तो अब जब हम एग्जिस्ट की रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें मेथड नहीं बताते हैं ना, एग्जिस्ट डॉट गेट पोस्ट रीड, इसमें इसमें हाँ, अब ये क्वेश्चन करने वाला है कि गेट की रिक्वेस्ट, पोस्ट की रिक्वेस्ट, यानी मेथड डिफरेंट करने का फर्क क्या होता है। अच्छा, टेक्निकली सारा काम हम गेट से भी कर सकते हैं, सारा काम हम पोस्ट से भी कर सकते हैं, सारा काम डिलीट से भी कर सकते हैं और पुट से भी कर सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। और स्टैंडर्ड क्या है, ड्यू टू मल्टीपल पर्पस, कंप्लायंस जिसे कहते हैं, स्टैंडर्ड रूल बनाया हुआ है। रूल क्या है, स्टैंडर्ड क्या है कि जब भी डाटा हमने सर्वर से रिसीव करना है, यानी क्लाइंट ने डाटा सर्वर से, यानी क्लाइंट ने डाटा सर्वर से लेना है, हमेशा हम कौन से मेथड की रिक्वेस्ट करते हैं, गेट मेथड। अगर क्लाइंट ने डाटा सर्वर को देना है तो हम कौन सी रिक्वेस्ट करते हैं, पोस्ट की रिक्वेस्ट करते हैं। अगर क्लाइंट ने सर्वर पे डाटा अपडेट करना है तो हम कौन सी रिक्वेस्ट करते हैं, पोस्ट की करते हैं। अगर क्लाइंट ने सर्वर पे डाटा डिलीट करना है तो फिर हम डिलीट का मेथड यूज करते हैं। एक हाँ, टेक्निकली आप किसी भी मेथड के अंदर सारे काम कर सकते हो। कैसे, जब रिक्वेस्ट आई, फंक्शन चला, उस फंक्शन में मैं चाहूँ डाटाबेस से डाटा डिलीट कर दूं, मैं चाहूँ डाटा ऐड कर लूँ, मैं चाहूँ अपडेट कर दूं, चाहूँ गेट करूँ, जो मर्जी करूँ, समझ लो। लेकिन क्योंकि एक स्टैंडर्ड है
और इसी स्टैंडर्ड को ही फॉलो करना अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि डाटा गेट हो रहा है लेकिन पोस्ट मेथड से, लेकिन इसका मतलब है कि वो बंदा, वो डेवलपर अच्छा डेवलपर नहीं है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड ही फॉलो नहीं कर रहा। नहीं, जो हमारे हर मशीन का एक आईपी होता है, पता है ना आपको, हर मशीन के का ये चलिए हर डिजिटल मशीन, चाहे छोटी सी वॉच भी क्यों नहीं है, ये मेरे पास वॉच है, इसका भी एक आईपी है। अगर ये इससे हर वो डिवाइस जिससे इंटरनेट कनेक्ट होता है, डेट इज कार्ड, उसके साथ आईपी अटैच होता है। जिस तरह हर बंदे का सीएनआईसी है ना, ऐसे हर कंप्यूटर का अपना आईपी होता है। जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हमारा दुनिया में, मेरा जब भी मेरा फोन है तो अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट हुआ तो उसको एक क्या मिल जाता है, आईपी मिल जाता है। अब जब उसको आईपी मिल गया तो क्या होगा कि इस लैपटॉप का भी अपना आईपी है और इसका भी अपना आईपी है, और यूएस, कनाडा या कहीं भी अदर कंट्री में भी हम जाते हैं तो उसका भी, अगर वहां पे भी कोई डिवाइस है तो उसका भी क्या होगा, अपना ही आईपी होगा। अगर हर प्रोडक्ट का, हर चीज का अपना आईपी होगा तो फिर क्या होगा, ये क्वेश्चन है कि अगर हर चीज का अपना आईपी होगा तो फिर कैसे मैनेज होगा। अब जब हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, सही है, यानी ये कोड जो मैंने अभी किया है, ये वाला, ये अभी किसकी मशीन में पड़ा हुआ है, इसी मशीन में, इसी लैपटॉप में। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये रन भी एक्चुअली कहाँ पे हो रहा है, इसी लैपटॉप में ही हो रहा है। इसलिए डेवलपमेंट के अंदर ऐसा कोड जो मेरी ही डिवाइस पे रन होता है उसको मैं लोकल होस्ट बोलता हूँ। यानी लोकल, लोकली है ना मेरे कंप्यूटर में, इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम लोकल बोल रहे हैं। होस्ट मतलब सर्वर, लोकल होस्ट यही मशीन में ही मेरा कोड चल रहा है, दैट इज कॉल्ड लोकल होस्ट। लेकिन इसी मशीन के अंदर मेरा कोड चल रहा है, उसको मैं, सारी दुनिया उसको एक्सेस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये मेरा लैपटॉप पर्सनलाइज लैपटॉप है, ये मेरे यूज के लिए बना हुआ है, ये वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए नहीं बना। उसके लिए भी हम क्या करते हैं, होस्टिंग परचेज करते हैं सर्वर से। कहाँ से करते हैं? तो जैसे हमारे पास इस तरह की बड़ी मशीन्स होती हैं, बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, उसको हम सर्वर्स बोलते हैं ना। ये बहुत बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सर्वर्स बोलते हैं। इन सर्वर्स के अंदर हम स्पेस लेते हैं, यानी एक स्पेस लेते हैं, एक मशीन परचेज करते हैं, जैसे हम अपना लैपटॉप परचेज करते हैं ना, ऐसे मशीन, वो नॉर्मली मशीन हम रेंट पे परचेज करते हैं। क्योंकि ये जिस बंदे ने इतने बड़े मशीन्स लगाई हुई हैं वो इसको मैनेज कर रहा है, वो इसको पावर भी दे रहा है, बिजली दे रहा है, वो इसको इंटरनेट भी कनेक्ट करके दे रहा है, इसको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। उस फैसिलिटीज के वो चार्जेस लेता है और हर मंथ लेता है, उसको हम होस्टिंग भी बोलते हैं, समझिए। और वो वन टाइम, जैसे हम लैपटॉप अपना वन टाइम लेके खुद अपनी ओनरशिप में ले आते हैं, लेकिन अगर हम इसको अपना खरीद लेते हैं, इसकी रैम खराब होती है तो मैं खुद बदलवाता हूँ, हार्ड खराब होती है मैं खुद बदलवाता हूँ, सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम इनसे रेंट पे लेते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर हार्ड खराब होती है, जिस भी कंपनी के हम सर्वर लेते हैं, स्पेस लेते हैं, वो उसने ही ठीक करानी है। रैम खराब होती है उसने, और हमने इसको क्या करना है, मंथली फी जो है वो पे करनी है। और उसकी कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी एक अगर छोटा सा कोई सर्वर बनाना चाहिए तो वो $4-5 के अंदर भी बन जाता है, यानी 1000-1200 के अंदर भी आप अप्लाई आसानी से मंथली कॉस्ट पे कर सकते हो। फिर महंगे की तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है, वो भी मिल जाती है, वो सर्च। लेकिन सर ये, अब अगर मैंने ये वाला सर्वर रेंट पे ले लिया है तो इसका भी, ये भी इंटरनेट से कनेक्ट है, तो इसका भी क्या होगा, आईपी होगा। अब अगर मेरे पास ये कोड लोकल में चल रहा है तो इसका आईपी क्या है, लोकल होस्ट।
या 127.0.0.0 भी शायद लोकल होस्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। ये होस्ट है, तो ये चल रहा है लोकल होस्ट पे ना। लेकिन जैसे ही मैं इसको चाहूंगा कि दूसरे यूजर भी इसको यूज करें, तो फिर इसको मैं क्या करूंगा, किसी पेड सर्वर पे शिफ्ट करूंगा। किस पे शिफ्ट करूंगा? पेड सर्वर। तो पेड, जिसको मैं रेंट पे जो मशीन लूंगा, अब उसको मैं बोलता हूँ डिप्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं हम? डिप्लॉयमेंट क्या होती है? जो मेरी मशीन में कोड पड़ा है उसको उठा के हम किधर पुश कर देते हैं? वो सर्वर में जो हमने परचेज किया। क्यों? ताकि वो तो 24 घंटे चल रहा है, मैं अपने लैपटॉप को 24 घंटे चलाऊंगा, मेरी बैटरी भी लगेगी और बहुत सारी चीजें, तो वो तो चल रहा है, उसके अंदर मेरी एप्लीकेशन फिर 24 घंटे के लिए क्या हो जाती है? लाइव हो जाती है। उस मशीन को मैं लेके उसमें जाके मैं ये सर्वर रन कर देता हूँ। अब अगर किसी ने उस पर्टिकुलर मशीन को एक्सेस करना है या गेट प्रोडक्ट्स को एक्सेस करना है, तो उसको क्या क्या चीज़ें देनी है? उस मशीन का आईपी कॉलन, उसमें किस पोर्ट पे एप्लीकेशन चल रही है, फिर राउट, और फिर उसका मेथड। अच्छा, अब इन दो चीज़ों को नॉर्मली आईपी और पोर्ट को हम याद नहीं रख सकते। याद रखना जो है वो मुश्किल है। पहले हर मशीन का आईपी होता था। अब अज्यूम करो फेसबुक वाले हमें कहें कि हमारा आईपी है 198.5.5, इस पे जाके अपनी प्रोफाइल लॉगिन करो, तो हमें याद रहेगा? ट्विटर वाले अपना दें, गूगल वाले अपना दें, माइक्रोसॉफ्ट, हर बंदा अपने आईपी देने लग जाए, तो कितना मुश्किल हो जाएगा आम इंसानों के लिए उसको रीड करना या याद रखना या मेमोराइज करना। क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। अब उसका हल क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस। उसमें क्या होता है? एक टेबल बना होता है। क्या बना होता है? टेबल। उस टेबल में क्या होता है? वो दुनिया में ग्लोबल टेबल है, ऐसे टेबल। उसमें क्या है? ये वाली डोमेन इस वाले आईपी से पॉइंट है, ये वाली डोमेन इस वाले आईपी से पॉइंट है, ये आईपी इस पोर्ट से पॉइंट है। एक डोमेन के पीछे कोई आईपी होगा और साथ में उसकी पोर्ट। जो ओनर है उस डोमेन का, उसको सिर्फ पता होगा कि इसके ऊपर ये किस आईपी पे पॉइंट हो रही है और उसकी पोर्ट क्या है। जो ओनर नहीं है उनको पता नहीं। समझेगा? तो हम फिर इस आईपी और पोर्ट से बचने के लिए उस पर क्या अटैच कर देते हैं? डोमेन। और डोमेन जो है वो इंग्लिश लाइक वर्ड है। जो वो इंग्लिश लाइक वर्ड है, इंसान ही है, जैसे demijason.com। अब टेक्निकली demijason.com के पीछे क्या होगा? एक पोर्ट और एक आईपी। टेक्लोसेट.com के पीछे क्या होगा? एक आईपी और एक पोर्ट। हर हर वेबसाइट के पीछे एक आईपी पोर्ट होगा। फेसबुक का भी अपना एक आईपी पोर्ट होगा, लेकिन उसको याद रखने की हमें जरूरत नहीं, इसलिए हम वेबसाइट। लेकिन चूंकि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो अभी तो हम डोमेन नहीं अटैच कर सकते हैं ना इसके लिए, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? इसको यहाँ पे डोमेन नेम और साथ में आईपी। समझ आ गई बात? डोमेन नेम और साथ में क्या है? फिर भी आ जाएगा, डोमेन से भी आ जाएगा, पोर्ट से भी आ जाएगा, दोनों चीजों से आ जाएगा, इशू नहीं है। यानी आप उसको डोमेन से एक्सेस कर लें या उसको उसके पीछे जो आईपी पोर्ट है उससे एक्सेस कर लें, फिर भी वो चलेगा, दोनों तरीके से चलेगा। क्योंकि वो भी उधर ही जा रहा है, डोमेन भी टेबल से लेके, डोमेन भी क्या करती है? टेबल से लेके आईपी पोर्ट उधर भेजती है फिर। क्योंकि डोमेन्स का तो किसी को नहीं पता, मशीन के तो आईपीज होते हैं, वो आईपी से ही चलती है। सही है? नॉर्मली जो हमें लैपटॉप्स पे जो कंपनीज देती हैं ना, ये इंटरनेट वाली या वाईफाई वाली, ये हम देती हैं डायनामिक आईपी। लाइक वो आईपी हमारे चेंज होते रहते हैं। यानी अगर एक राउटर है यहाँ पे, वो राउटर लगा हुआ है, अगर 10 लैपटॉप कनेक्ट होते हैं तो वो 10 आईपी मिल जाएंगे। अगर हम वो खत्म करते हैं तो वो 10 फ्री हो जाएंगे, वो कोई भी 2 अच्छी दुनिया में यूज हो जाएंगे। फिर क्या क्या फिर डिफरेंट मिल जाएंगे। एक फिर होते हैं स्टैटिक आईपी। स्टैटिक क्या होते हैं? वो हमेशा फिक्स रहता है, यानी मेरा एक आईपी है वो फिक्स ही है। तो सर्वर के हमेशा स्टैटिक आईपी नॉर्मली होते हैं, क्योंकि अगर डायनामिक होंगे तो क्या होगा?
और technoset.com एक आईपी पे पॉइंट कर रही है, वो आईपी चेंज हो गया तो वेबसाइट चलना बंद हो जाएगी। तो इसलिए सर्वर के हमेशा क्या होते हैं, स्टैटिक। और स्टैटिक आईपी की हम भी ले सकते हैं अपने घर में भी राउटर वगैरह पे, फिर लेकिन उसकी हमें फीस पे करनी पड़ती है स्टैटिक आईपी लेने की। यानी स्टैटिक आईपी की फीस ज़्यादा होती है डायनेमिक आईपी। डायनेमिक आईपी की तो फ्री होता है, लेकिन अगर आपने स्टैटिक आईपी लेना है तो आपको 500 पीकेआर पर मंथ पे करने पड़ते हैं। हाँ, मतलब लेट्स सपोज आप नया टेल यूज़ कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग फाइबर यूज़ कर रहे हो, पिक्सेल यूज़ कर रहे हो, तो आप उनसे स्टैटिक आईपी परचेज कर सकते हो। फिर आप अगर आपने स्टैटिक ले लिया है, फिर आपके मोबाइल में हमेशा सेम आईपी होगा, आपके मोबाइल का आईपी हमेशा सेम होगा। लेकिन ज़्यादातर टेक्निकल सिक्योरिटी रीजन की वजह से बेहतर है कि स्टैटिक ना हो, चेंज होता है ना, फिर ज़रा डिटेक्ट करना शुरू मुश्किल होता है। लेकिन सर्वर के होना ज़रूरी है स्टैटिक आईपी। तो खैर ये आ गया। अगर मैं एक और एपीआई बनाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐप डॉट पोस्ट फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट्स, और ये मैं ऐसे ही कर सकता हूँ या नहीं? अब बताएं ठीक है या गलत है? क्यों? अब बताएं क्यों? राउट डिफरेंट है। अब हो जाएगा या नहीं? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, पोस्ट में भी सेम काम कर देता हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट पोस्ट है, काम मैं क्या कर रहा हूँ, गेट वाला। तो चल ये भी जाएगा, इशू इसमें भी नहीं आएगा। सर्वर को रिस्टार्ट करना, रिस्पॉन्स, ये जो रिस्पॉन्स का वेरिएबल है ना, खुद से रिटर्न लगा देते हैं अंदर। गेट पे भी वही काम हो रहा है, पोस्ट पे भी वही काम हो रहा है, पुट पे भी वही होगा। नहीं, वो हमने लिखा ही नहीं तो कैसे होगा? फंक्शन लिखेंगे तो होगा ना। यानी डमी जेसन वालों ने जो फंक्शन नहीं लिखा, तो वो आप रिक्वेस्ट करने की कोशिश करोगे तो वो क्या कहेंगे? इतना ऑब्वियस बग नहीं पता लग रहा। अब मैं पोस्ट करता हूं तो वो मिलेगी, मुझे मिलेगी ना। अगर मैं इधर गलत मात्रा को कैरेक्टर लिख दूं तो वो कहेगा भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता, 404 नॉट फाउंड, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इधर आप अगर पोस्ट करते हो तो मिलेगा। क्या है? मामला सही है या गलत है? समझ आ रही है या नहीं? इसलिए गलत पे क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसने ऐसा कोई फंक्शन लिखा ही नहीं होगा। फिर आपकी बात कि गेट पोस्ट में क्या फर्क है, अभी के लिए तो आपको नजर नहीं आ रहा। हो जाता है ऐसा भी, रुका नहीं, एरर कोई नहीं आया, हुआ, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं। स्टैंडर्ड क्या है? डाटा गेट करना है तो गेट मेथड, डाटा डेटाबेस में ऐड करना है तो पोस्ट मेथड, डाटा डिलीट करना है तो डिलीट मेथड, और डाटा पुट अपडेट करना है तो पुट मेथड। ये स्टैंडर्ड है, तो हम हमेशा स्टैंडर्ड को ही फॉलो करेंगे। ठीक है। एक और स्टैंडर्ड के अलावा भी फर्क है, जैसे पोस्ट मेथड जो होता है ना, वो डाटा क्रिएट करता है और वो सिक्योर भी है। यानी जब पोस्ट मेथड के थ्रू हम डाटा भेजते हैं फ्रंट एंड क्लाइंट से सर्वर को, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। किस में जाता है? लेकिन अगर हम गेट से डाटा भेजते हैं तो वो प्लेन फॉर्मेट यानी स्ट्रिंग ही जाती है, तो स्ट्रिंग तो कोई भी हैक कर सकता है। तो सिक्योर, इसलिए उन्होंने पोस्ट मेथड डाटा बनाया।
हाँ, अगर हम गेट से भेज दें तो यूआरएल में भी शो होगा। अगर यही काम हम यानी पुट से करें तो वो भी सिक्योर, यानी हर एक मेथड के अंदर सिक्योरिटी के भी डिफरेंट पैरामीटर्स डिफाइन है वो। तो आपने अगर सर्वर पे एक एपीआई बनानी है पुट की तो कैसे बनाएंगे? एफ डॉट पुट, ठीक है। और डिलीट की बनानी है तो एफ डॉट पुट के अंदर पुट आ गया और डिलीट के अंदर डिलीट जो है वो आ जाएगा। समझ आई बात? तो ऐड के अंदर ऐड और पुट के अंदर पुट आ गया। हाँ जी, फोल्डर स्ट्रक्चर तो सारे पूरा सर्वर में मैंने 5000 एपीएस बनानी है, और वो तो एक फाइल में तो लाखों लाइंस ऑफ कोड हो जाएगा। तो टेक्निकली मुझे क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा फोल्डर बनाए, फाइल्स एंड फोल्डर बनाने हैं, लेकिन अभी तो हम लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं इसलिए। लेकिन इजी है ना, मुश्किल तो नहीं है केपीआई बनाना। 3 काम किए हैं। एक एक्सप्रेस का ऐप का वेरिएबल बना लिया, ऐप डॉट गेट ऐप डॉट पोस्ट ऐप डॉट डिलीट, वो एपीआई बन गई। और नीचे ऐप डॉट लिसन में पोर्ट डाल दी, सर्वर रन हो जाता है। सर्वर रन हो गया, अब आप उसको किसी भी रिक्वेस्ट, किसी भी जगह रिक्वेस्ट करोगे, यानी किसी भी राउट पे रिक्वेस्ट करोगे, वो राउट पे रिक्वेस्ट चले जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा, रिक्वेस्ट चले जाएगी और रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है। इसमें यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन हो कि नोड जेएस का बेसिक हेलो वर्ल्ड सर्वर कैसे बनाना है, उसमें गेट पोस्ट डिलीट मेथड कैसे यूज करने हैं, और उसको यूज करते हुए एपीआई कैसे बनानी है, और उसको पोस्ट में। अब यही एपीआई अगर आपने रिएक्ट में यूज करनी हो तो कैसे करेंगे? हैं? वही सारी एपीआई अगर दोबारा करनी हो तो फिर कैसे करेंगे? एक्सजीएस के थ्रू उसमें बेस यूआरएल डाल देंगे, राउट्स डाल देंगे, पोर्ट डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हैपन हो जाएगी। और सर, तो इसको जो है आपने एग्जीक्यूट करना है। अभी आप इतने